हेलो एवरीवन, मैं मंजू शर्मा आज फिर से आपके लिए सामने लेकर आ गई हूँ जनरल साइंस की कुछ क्लासेस। अभी तक हम अपने अंग तंत्र पढ़ रहे थे। मानव सिस्टम में, ह्यूमन सिस्टम में, एक ह्यूमन के अंदर कितने तरीके के तंत्र प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो ये सारी चीजें हमने अपनी खत्म करी थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, यानी कि न्यूक्लिक अम्लों के बारे में। ठीक है, तो क्या होते हैं ये, क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और किस लिए इनका क्या काम होता है, कौन सी इंफॉर्मेशन ये पास कराते हैं, क्यों हम न्यूक्लिक एसिड इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स हमारी मानव संरचना के लिए, मानव जनन के लिए, मैंने आपको प्रजनन तंत्र जो पढ़ाया था उसके अंदर बताया था कि डीएनए एक चीज होती है। जब नया बेबी बॉर्न होता है तो उसके अंदर डीएनए जाता है माँ बाप का, पेरेंट्स का। ठीक है, तो ये चीज हम पता करेंगे कि वो डीएनए कैसे बनता है। ठीक है, वो डीएनए किसका पार्ट है, वो डीएनए कैसे बनता है और कैसे वो जाता है नए जनन के लिए, नए मानव जनन के लिए। तो आज हम पढ़ते हैं अपना न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, हमारे सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सबसे बड़े हैं ये और सबसे कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत डिफिकल्ट, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। और सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लिक एसिड्स को? न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने। ये नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्लों को डिस्कवर किया था। कब किया था? 1871 में, 1871 में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स को फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था 1871 में। ये डिस्कवरी हमारे मानव जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इससे हमें पता चला कि कैसे हमारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अनुवांशिकता है, वो कैसे पास होती है नए जनन के, नए मानव जनन के टाइम पर। ठीक है, तो ये हम इसके लिए इनके बहुत आभारी हैं फ्रेडरिक मिशर के, क्योंकि इन्होंने ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी डिस्कवरी करी थी। क्योंकि 1871 से पहले सबको ये तो पता था कि कुछ है, जेनेटिक मटेरियल कुछ पास हो रहा है, तभी नया जनन, नया जो मानव, नया जो बच्चा पैदा होता है वो अपने पेरेंट्स के जैसा कुछ कुछ दिखता है। लेकिन ये नहीं पता था कि इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये कहाँ मिलते हैं? हमारे सेल्स के अंदर मिलते हैं, यानी कि कोशिकाओं के अंदर मिलते हैं, कोशिका के अंदर मिलते हैं। ठीक है, और ये इनका कैसे आइसोलेशन, लैब के अंदर इनका आइसोलेशन किया जाता है, इनको निकाला जाता है। ठीक है, सेल के अंदर से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो सारा प्रोसेस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एमएससी और पीएचडी का पार्ट है कि वो कैसे होता है। बट ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए हेल्प करते हैं। अनुवांशिक जो हमारी इंफॉर्मेशन है, अनुवांशिक सूचनाएं, अनुवांशिक सूचनाएं, ठीक है, इनको ये पास करने में हेल्प करते हैं कि ये कैसे जाएंगी दूसरे, जब नया बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके अंदर कैसे, किस तरीके से वो कैसे बड़ा होगा, कैसा दिखता होगा। तो ये सारी सूचनाएं कौन लेकर जाता है? न्यूक्लिक एसिड्स लेकर जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल लेकर जाते हैं। तो हमारे यहाँ दो तरीके के न्यूक्लिक अम्ल हैं। एक तो है राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, दूसरा है डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मानव के अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, मानव का जेनेटिक मटेरियल नहीं है, मानव का अनुवांशिक अंश नहीं है, डीएनए ही हमारा अनुवांशिक अंश है। ठीक है, क्यों है वो मैं अभी आगे बताऊंगी कि डीएनए क्यों इतना ज्यादा स्टेबल है। डीएनए आरएन हम, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म, एज अ ऑर्गेनिज्म सबसे ऊपर हैं बिल्कुल एवोल्यूशन में। ठीक है, और सबसे परफेक्ट है इस टाइम पे। वैसे परफेक्ट नहीं कह रही, वैसे तो हर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट एवोल्यूशन की रेस में हम सबसे ऊपर हैं। तो हमारे स्टेबिलिटी के लिए, हमें स्टेबल होने के लिए एक स्टेबल जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी चाहिए थी, जो कि डीएनए था। क्योंकि डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को पहले आइसोलेट किया गया था, कहाँ से? सेल्यूलर न्यूक्लियर से, यानी कि कोशिका केंद्रक से।
कोशिका केंद्रक से, कोशिका केंद्रक से इसे आइसोलेट किया गया था, निकाला गया था, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी न्यूक्लियस के ऊपर पड़ा है, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड्स बना, ठीक है। और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े पॉलीमर्स हैं, और ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, बहुत सारी, बहुत बड़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि 100 मिलियन से भी ज्यादा होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड के? न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या पता लगाएंगे कि न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक अम्ल की सबसे छोटी इकाई है न्यूक्लियोटाइड। अब हम उस न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे कि वो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड को हिंदी में भी न्यूक्लिक अम्ल ही बोला जाता है, ठीक है। किससे बना होता है? ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स को हिंदी में भी न्यूक्लियोटाइड्स ही बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स, आगे ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने हैं। न्यूक्लियोटाइड्स दो चीजों से बने होते हैं, एक तो फॉस्फोरिक अम्ल से, दूसरा न्यूक्लियोसाइड से, न्यूक्लियोसाइड से, न्यूक्लियोसाइड से, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड से, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियोसाइड तीन चीजों से बने होते हैं, शुगर से, राइबोज हो सकती है या फिर डीऑक्सी राइबोज हो सकती है शुगर, ठीक है, प्यूरीन, एडेनाइन, गुएनाइन, और पिरिमिडीन बेस साइटोसाइन यूरेसिल, ठीक है। तो पिरिमिडीन, क्षार, साइटोसाइन यूरेसिल और थाइमीन, तो ये 6 चीजें हैं, ये 6 बेसिस, इनको बेस बोलते हैं, बेस, बेस, ये 6 बेसिस हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। एक तो ये डिफरेंस हो गया हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होने का, डीएनए के अंदर थाइमीन प्रेजेंट होता है जो ज्यादा स्टेबिलिटी देता है एक ह्यूमन को एज अ जेनेटिक मटेरियल। पहला ये चीज हो गई कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्यों है, हमारा अनुवांशिक अंश डीएनए क्यों है, ठीक है, वो इस क्यों है क्योंकि यूरेसिल आरएनए में होता है और थाइमीन डीएनए में होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। यूरेसिल कहाँ होता है, थाइमीन कहाँ होता है, ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थाइमीन डीएनए में होता है और डीएनए और थाइमीन ज्यादा स्टेबल होता है यूरेसिल से, ठीक है। सारी बात यहाँ पर स्टेबिलिटी की आती है क्योंकि अगर अनुवांशिक अंश, हमारा जीन जो है वो स्टेबल ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी ढंग से वर्क नहीं कर पाएगी, नया प्रजनन, नया जो प्राणी बनेगा, नया जो ह्यूमन बनेगा, नया जो मानव बनेगा, वो सही तरीके से नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो मेन क्या है? स्टेबिलिटी की बात, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर था। न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? न्यूक्लिक अम्ल, मैं फिर से बता देती हूँ, न्यूक्लिक अम्ल बनता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से बना होता है, फॉस्फोरिक अम्ल से और न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड्स किससे बना होता है? शुगर से बना होता है, ठीक है। शुगर कौन सी शुगर हो सकती है? वो राइबोज हो सकती है या फिर डीऑक्सी राइबोज हो सकती है। और दूसरा बेस से बना होता है। बेस कौन कौन से? प्यूरीन, पिरिमिडीन, सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया कि आरएनए में यूरेसिल होता है यहाँ पर, और थाइमीन, थाइमीन किसके अंदर होता है? डीएनए के अंदर होता है, ठीक है। तो ये मेन चीज हमको पढ़नी थी। फिर आता है हमारे न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिस क्या थे, किस तरीके से ये बेसिस थे, किस तरीके ये काम आते हैं, ठीक है, तो वो चीज हम देखेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से बनते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पहला तो फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, PO4, PO4 फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो और न्यूक्लियोसाइड, और ये सारी चीजें मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, PO4 प्रेजेंट होगा, फिर शुगर प्रेजेंट होगा, राइबोज भी हो सकती है शुगर, डीऑक्सी राइबोज हो सकते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक, मात्र एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर के अंदर क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, ठीक है, सिर्फ एक ऑक्सीजन OH ग्रुप का डिफरेंस है जो उसको, डीएनए को स्टेबल कर देता है और आरएनए को अनस्टेबल कर देता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई शुगर। ये फिर हमारे आते हैं बेसिस, प्यूरीन्स हो गया, एडेनाइन हो गया, ठीक है, गुआनाइन हो गया, ठीक है। और ये पिरिमिडीन्स हैं हमारे, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। अब आप ध्यान दीजिएगा, डीएनए के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं? डीएनए के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, इसको छोड़ के सारे प्रेजेंट होंगे डीएनए के अंदर, ठीक है। यूरेसिल को छोड़ के
सारे प्रेजेंट होंगे डीएनए के अंदर। यूरेसिल कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। यूरेसिल कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। और यही क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे डीएनए को। ठीक है, तो मेन हमारे ये भाग थे न्यूक्लियोटाइड का, ये स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब कितने तरीके के न्यूक्लिक एसिड है? मैंने आपको बताया था 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि डीएनए है और आरएनए है, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, हर ऑर्गेनिज्म, इस धरती पर हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए होता है। डीएनए क्यों होता है? क्योंकि डीएनए ही तो, आप पता नहीं कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए, इसका डीएनए, उसका डीएनए। तो डीएनए क्या है? डीएनए हर ऑर्गेनिज्म की अनुवांशिक अंश है, हर ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन है कि वो कैसा दिखेगा। ठीक है, मेरी हाइट छोटी है, वो क्यों है? क्योंकि मेरा डीएनए में हाइट छोटी वाला है। ठीक है, तो यही सारी चीजें लेकर डीएनए आता है और पूरा एक मानव शरीर बनाता है। मानव शरीर ही नहीं, बाकी ऑर्गेनिजम्स, जो बाकी जंतु हैं, उनके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। जंतु चाहे बाकी जंतु हो चाहे पादप हो, एक प्लांट के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी लिविंग हैं, जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव हैं, उन सब के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये डिस्कवर हुआ था 1960 में। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे बहुत सारे, और क्या कंक्लूड किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक अंश है। इसका सारे ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स का। और ह्यूमन डीएनए, मानव डीएनए में क्या होता है? 3 मिलियन डीएनए रेसिड्यूज होते हैं। मतलब हमारे अंदर 25,000 जीन होते हैं। ठीक है, तीन में जीन क्या होता है? जीन डीएनए से मिलकर बनता है। ठीक है, बहुत सारे डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल मिलकर जीन बनाते हैं। ठीक है, जीन क्या होता है? वो हमारे वो स्ट्रेच होता है। ठीक है, वो पार्ट होता है, एक भाग होता है जो डीएनए को कैरी करता है और कोड करता है प्रोटीन के प्रोडक्शन को, प्रोटीन के सिंथेसिस को, प्रोटीन बनाने में और डीएनए को कैरी करने में, डीएनए को ले जाने में क्या मदद करता है? वो होता है जीन। ठीक है, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होगा, नहीं, डीएनए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। मैंने आपको बताया न्यूक्लिक अम्ल जो है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, तो डीएनए भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स होगा तो उसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, उसकी संरचना भी कॉम्प्लेक्स होगी। क्यों कॉम्प्लेक्स होगी? क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन, एक एक छोटी से छोटी चीज, कि आपका नाखून कैसा दिखेगा वो भी डीएनए ही ले जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, इतनी सारी सूचना को रखने के लिए, कैद करने के लिए डीएनए का बड़ा होना जरूरी है। तो डीएनए के 3 संरचनाएं हैं, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर तो छोटा सा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द्वितीय संरचना थी। ठीक है, इसके अंदर हेलिक्स बनता है। हेलिक्स क्या होता है? हेलिक्स ये होता है, ये हो गया हेलिक्स, ये हो गया हेलिक्स। हिंदी में भी हेलिक्स को हेलिक्स ही बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हेलिक्स। फिर आती है तीसरी, तृतीयक संरचना, यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर 3D में बन जाता है, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज्यादा कॉइल हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है? अपने आप को बहुत ज्यादा मोल्ड कर लेता है और इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है कि इन्फॉर्मेशन रीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 हमारे स्ट्रक्चर थे डीएनए के। ठीक है, देखिए हमारा डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा डीएनए है और यहाँ पे ये बेसिस प्रेजेंट है, जो बेसिस मैंने आपको अभी बताए थे, एडेनाइन, थाइमीन। ये ध्यान दीजिएगा कि एडेनाइन के सामने हमेशा थाइमीन आएगा और साइटोसिन के सामने हमेशा गुएनाइन आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बेसिस प्रेजेंट होते हैं। पीछे इनके फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, इनके पीछे जो है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है और इसे बैकबोन प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। डबल स्ट्रैंडेड होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा डीएनए
डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड्स होंगे इसके अंदर हमेशा, सिंगल नहीं होगा। ये देखिए ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये रही, एक ही है, दूसरी है। और ये हमारे बेसेस है, यहाँ पे ये एडेनाइन है ग्रीन कलर का, ये थाइमीन है। हमेशा एडेनाइन और थाइमीन एक दूसरे के ऑपोजिट में होंगे, और गुएनाइन और साइटोसाइन क्या करेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट में होंगे। और ये किससे जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे जुड़े होते हैं ये, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ये किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। और डीएनए की बैकबोन क्या है, फॉस्फोरस, PO4। डीएनए की बैकबोन क्या बनाती है, फॉस्फोरस यानी कि PO4, ठीक है। ये हमारा डीएनए था। अब डीएनए के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। डीएनए 4 तरीके का होता है, वो है BDNA, ADNA, ZDNA, ट्रिपल। रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि डीएनए के भी प्रकार होते हैं, A B D Z, ठीक है। ये हमारे डीएनए के प्रकार होते हैं, और ये अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, अलग अलग सजीवों में अलग अलग प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके का ऑर्गेनिज्म होगा, जिस तरीके का वो सजीव होगा, जो ऑर्गेनिज्म जहां पर रहता होगा, उसी के हिसाब से उसका डीएनए भी होगा, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में, उस वातावरण में ढल सके, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग प्रकार के डीएनए हैं। अब हम आते हैं अपने आरएनए पर। यहाँ हमारा डीएनए खत्म हुआ। डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई है, डीएनए के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी अभी करंट से रिलेट करके क्या क्वेश्चन था वो, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए प्रोटेक्शन बिल जो हमारा आया है, वो प्रोटेक्शन बिल क्यों आया है, ताकि डीएनए हमारी आइडेंटिटी है, ताकि हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके, आइडेंटिटी की रक्षा कर सके, ठीक है। तो वो बिल इसीलिए आया है कि किसी का भी डीएनए ऐसे लीक नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल्स, जब कोई क्रिमिनल होता है तो उसको पकड़ते कैसे है, उसका डीएनए, जहाँ पे उसने कोई भी मर्डर किया है, कोई भी क्राइम किया है, ठीक है, तो वहां पे डीएनए मिलेगा, फिर वो मैच होगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के डीएनए बैंक्स हैं जहाँ पे सबका डीएनए स्टोर होगा, इन क्रिमिनल्स का डीएनए, या फिर जो भी अलग अलग क्राइम साइट से डीएनए मिला है वो सारे स्टोर करके रखेंगे। तो फिर उनको मिला के फिर केसेस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बिल इसलिए आया था ताकि सबकी सुरक्षा रहे, और सबकी आइडेंटिटी की रक्षा कर सके, ठीक है। तो डीएनए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में डीएनए के बैंक्स भी होंगे, ठीक है, सॉरी, डीएनए का सप्लाई भी होगा, तो वो आगे आने वाले टाइम में होंगे। और डीएनए पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि और जितना मैंने पढ़ा है उतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें पढ़ने के लिए, डीएनए अथा सागर जिसे बोलते हैं ना, उसके बारे में पढ़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। बट हमें पेपर के हिसाब से अप्रोच करना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब हम आते हैं अपने आरएनए के ऊपर, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है जीन्स में, और फिर उसको अमीनो एसिड में, ठीक है। 3 तरीके के, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आरएनए के बारे में, क्योंकि आरएनए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि डीएनए है। तो आरएनए के कितने टाइप्स थे, आरएनए के मेन टाइप है, आरएनए का कार्य क्या है, सबसे पहले आरएनए क्या करता है, डीएनए को ट्रांसपोर्ट करता है, डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, ठीक है। आरएनए क्या करता है, डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, ठीक है। और क्या कराता है, आरएनए प्रोटीन बनवाता है, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम। जब मैं आपको सेल पढ़ा रही थी, कोशिका पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो आरएनए वही चीज कराता है, ठीक है। तो ये हमें पता लगा कि आरएनए के क्या क्या कार्य थे, क्या फंक्शन थे। आरएनए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और इसका फंक्शन पता होना चाहिए। मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस में, और डीएनए के आदान प्रदान में, डीएनए के ट्रांसफर में, ठीक है। कितने तरीके के आरएनए होते हैं, 3 तरीके के आरएनए होते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए। स्थानांतरण आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, संदेश वाहक आरएनए, यानी कि टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो इनके फंक्शंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछे जाते और ये बहुत डीप में हो जाएगा, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए कि
आरएनए के 3 टाइप है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, आरएनए कुछ हमारा ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए का स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको याद होना चाहिए कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। आरएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, फिर हम आते हैं न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स पर, जो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है न्यूक्लिक अम्लों के, न्यूक्लिक अम्लों के। और ये क्या कर, इनके अंदर क्या होता है, बेस होता है। ये मैं आपको तब से शुरू से बताते आ रही हूँ कि इनके अंदर बेस होता है, पिरिमिडीन, प्यूरिन, और 5 कार्बन शुगर होती है जो कि राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज। ये क्वेश्चन बना है कि हमारा आरएनए और डीएनए कितनी कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, ये हमारी 5 कार्बन शुगर है। ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन कैसे होता है कि परिवर्तन के कारण और क्या होगा कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाएगा। परिवर्तन कैसे होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है तो बीच में वो रुक गई, या फिर कम कम इंफॉर्मेशन गई, कम सूचना गई। कम सूचना जाने के कारण क्या होगा कि जो चीज, जो पूरी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए वो नहीं जाती। जैसे कि किसी चीज में किसी को ड्वार्फिज्म हो गया, कोई बौना हो जाता है, बौना रह जाता है, उसकी हाइट नहीं बढ़ती, बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, चाहे वो अपनी पूरी लाइफ टाइम खत्म कर ले। वो कैसे होता है, वो एक म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कोई भी परमानेंट चेंज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, डीएनए की संरचना में, डीएनए की संरचना में कोई भी परमानेंट चेंज हो जाए कि वो चेंज दोबारा ठीक ना हो पाए, उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। म्यूटेशन में क्या होगा, ये हमारा डीएनए है, एडेनाइन, थाइमीन, ठीक है, गुएनाइन, साइटोसाइन। यहाँ पे ये इधर से हो गया, ये इधर से, ये ऐसे चेंज हो गए, इसकी जगह सी आ गया, इसकी जगह जी आ गया, तब भी हमारी म्यूटेशन हो सकती है, तब भी हमारा परिवर्तन हो सकता है। यानी कि एक बेस पेयर चेंज होने पे भी, एक ये चीज चेंज होने पे भी, एक ये कंपोनेंट चेंज होने पर भी क्या होता है, हमारा परिवर्तन, हमारा म्यूटेशन आ सकता है। कैसे होता है म्यूटेशन, हम यूवी रेज में खड़े हैं, एक्स रेज में खड़े हैं, कॉमन कॉजेज हैं ये म्यूटेशन के। और मेनली म्यूटेशन कहाँ होता है, सेक्स सेल्स के अंदर होता है। सेक्स सेल्स, कौन से सेक्स सेल्स होते हैं, स्पर्म, शुक्राणु और ओवेरियन यानी कि अंडाणु, इन दोनों चीजों में मेनली म्यूटेशन होते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी तो यहीं से पास हो रही है। ठीक है, तो जहां से इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, अगर एक बेस पेयर का भी, एक एडेनाइन का, एक थाइमीन का भी अगर डिफरेंस आ गया, तो वो डिफरेंस आते ही क्या होता है कि परिवर्तन शुरू हो जाता है, म्यूटेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल खत्म होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, मैंने बहुत इजी वे में और जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ाया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।